हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एरिटैप। आप देख रहे हैं हमारी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज और आज हम डे 13 की डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं, जहां पर जनरल स्टडीज 1 के यूनिट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में जैसा हम जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और जो हिमाचल की स्पेसिफिक ज्योग्राफी है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और आज के दिन डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को पिक करके मैंने आपको 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। मुझे उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उनके आंसर्स खुद लिखे होंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंडिकेटिव आंसर्स ऑफ ऑल दीज 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 4 मार्कर क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, दैट वाज रिलेटेड टू दी डिफरेंस बिटवीन एन एपिडेमिक एंड अ पैंडेमिक। अगर आप हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंस के प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस में 1 या 2 क्वेश्चंस पक्का आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछा जाएगा। और हो सकता है कि एक 8 मार्कर क्वेश्चन भी आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछा जाए, बट दैट इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। 4 नंबर के क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस वजह से जब भी हम डीएम का टॉपिक पढ़ेंगे और डीएम की आंसर राइटिंग करेंगे, हमारा इंफॉर्मेशन और हमारी आंसर राइटिंग बहुत क्रिस्प होनी चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर जो कि 60 वर्ड्स के अंदर हमें करना होता है, उसको लिखने की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको यहां पर बताना है। तो मैंने यहां पर आपको डिफरेंस 2 तरीके से लिखकर बताया। मैंने एक आपको पैराग्राफ की फॉर्म में डिफरेंस लिखकर बता दिया है, ठीक है। पैंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है। बेसिक डिफरेंस यही है कि एपिडेमिक इज अ फिनोमिना जब कोई एक डिजीज काफी तेजी से लोगों के बीच में फैलती है और एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी और विद इन अ रीजन उसको वो इंपैक्ट करती है, तो हम बोलते हैं एपिडेमिक फैल गया। एपिडेमिक जब ग्लोबल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और एक साथ एक ही देश के बहुत बड़े हिस्से में या फिर एक कॉन्टिनेंट में, और कोविड का जैसे केस था जिसमें पूरे वर्ल्ड में वो डिजीज फैल गई, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक, राइट। तो इस 2 तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। एक तो तरीका है कि पैराग्राफ में पॉइंट वाइज यू कैन गिव द डिफरेंस। अदरवाइज एक तरीका क्या है कि टेबल की फॉर्म में आप एपिडेमिक और पैंडेमिक के डिफरेंसेस को लिस्ट डाउन कर दो, राइट। जो तरीका आपको ज्यादा एफिशिएंट लगता है वो तरीका आप अपनाएंगे। मेरे हिसाब से आई वुड रेकमेंड कि यू शुड यूज दिस टेबल फॉर्मेट। देखने में थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगता है और क्रिस्प रहता है आपका इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर पॉइंट वाइज पॉइंट जो है कंपैरिजन कर सकता है बिटवीन एन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। तो ये तरीका आप लोग यहां पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। पहले ही कॉलम के अंदर, पहले ही रो के अंदर हम एपिडेमिक की डेफिनेशन लिख देंगे और पैंडेमिक की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद एक एक करके हर पॉइंट वाइज इनके बीच में क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं एग्जांपल के साथ हम लोग दोनों को यहां पर एक्सप्रेस कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन, नॉट एन 8 मार्क्स। दिस क्वेश्चन वाज टू बी आंसर्ड इन 60 वर्ड्स एंड इट वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो ये 60 वर्ड्स में आपको आंसर करना था कि व्हाट इज हैजार्ड मैपिंग एंड व्हाई इज इट एसेंशियल। हैजार्ड मैपिंग क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जरूरी होता है हैजार्ड मैपिंग। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ यू विल गिव द डेफिनेशन ऑफ हैजार्ड मैपिंग। मैंने यहां पर यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन यूज की है कि हैजार्ड मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ geographically establishing where and to what extent particular phenomena is likely to happen। कोई particular natural hazard या disaster किसी एक geographical region में होने की क्या संभावना है, इसको स्टडी करना और इसको फाइंड आउट करना, दैट इज हैजार्ड मैपिंग, राइट। तो ये हमने डेफिनेशन यहां पर लिख दी और उसके बाद एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल ग्राउंड शेकिंग, फ्लड प्लेन्स, हैजार्ड मटेरियल साइट्स, इस तरीके से हम अलग अलग डिजास्टर्स के प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो हिमाचल स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि हिमाचल के अंदर लेट्स से लैंडस्लाइड्स की मोस्ट प्रोबेबल जगह कौन सी है, वो आइडेंटिफाई अगर हम करते हैं तो दैट इज हैजार्ड मैपिंग। हिमाचल के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट कितना अर्थक्वेक प्रोन है, उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज हैजार्ड मैपिंग, राइट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस वाज एन 8 मार्कर क्वेश्चन। हाउ कैन डिजास्टर्स सेट बैक द एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ दिस क्वेश्चन पढ़ने में एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्वेश्चन में सिंपल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, हर तरीके की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, कई सालों से हो रही ह्यूमन डेवलपमेंट जो एक्यूमुलेट हो गई है, हमने बहुत सारा ह्यूमन डेवलपमेंट अभी तक जो एक्रू कर लिया है, उसको डिजास्टर्स सेट बैक कर देते हैं। डिजास्टर्स और पूरा डेवलपमेंट जो है उसको वाइप आउट कर सकते हैं और उसको वापस आपको शुरुआत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट से पहले का सिनेरियो था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, वहां पर आपको ले जाते हैं। तो ये चीज आपको किस तरीके से ये हो सकता है, ये चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी थी। तो शुरुआत हमने कैसे की कि डिजास्टर एंड डेवलपमेंट का जो रिलेशनशिप है डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट चॉइस मेड बाय द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड द नेशन हु इंप्लीमेंट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
किस तरीके से आपने डेवलपमेंट की है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डिजास्टर और डेवलपमेंट का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसमें डेवलपमेंट अगर आपकी सस्टेनेबल नहीं है, डेवलपमेंट अगर आपकी डिजास्टर्स को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, तो उसका नुकसान होगा। आपको नुकसान क्या होगा कि दे कैन सेट बैक द ह्यूमन डेवलपमेंट इन फॉलोइंग वेज। पहला तरीका क्या है, वाइप आउट प्रायर डेवलपमेंट। पहले की गई जो सारी डेवलपमेंट है उसको वाइप आउट तो डिजास्टर कर ही देगा। डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट जो आपने की है उसको एक झटके के अंदर जो है डिजास्टर तबाह कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू इंप्रूव डैमेज टू वाटर एंड सैनिटेशन, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मोजाम्बिक के अंदर एक फ्लड आया था 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 में। और ये जो फ्लड आया, इस फ्लड के अंदर मोजाम्बिक ऑलरेडी इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। मोजाम्बिक एक डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता था। और 2000 के टाइम में भी जो इकोनॉमी थी मोजाम्बिक की बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन उनके पास जितना भी रेलवे इंफ्रा था, टेलीकम्युनिकेशंस थे, रोड्स थे, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ 2000 के फ्लडिंग में। और अराउंड $165 मिलियन, जो कि मोजाम्बिक के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, वो उनको चुकानी पड़ी थी। और ये सारा जो उन्होंने डेवलपमेंट किया था इतने सालों तक, उसको रिस्टोर करने में उनका सारा पैसा जो है वो चला गया, ठीक है। तो एक कारण ये है। दूसरा, एक्सैसरबेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को और बढ़ा सकती है डिजास्टर। पॉवर्टी जब भी शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं डिजास्टर की वजह से, आपका घर, आपके फार्म यानी आपके खेत, आपका जो एनिमल है, लाइफ स्टॉक है, वो सारी चीजें डिजास्टर की वजह से जब डैमेज होती हैं तो आपकी जो पॉवर्टी है वो और ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है, और ज्यादा पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाती है। एंड इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सोशल स्पेंडिंग कम हो जाएगी। पोस्ट डिजास्टर के बाद ऑब्वियसली हम देखते हैं महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो डिमांड है वो डिमांड गुड्स की और सर्विसेज की बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की नहीं है डिजास्टर की वजह से। तो वहां पर आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। फूड प्राइसेस में खासतौर पे यू कैन सी आफ्टर ड्रॉट और फ्लड देयर इज अ रैपिड इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे का मैंने एग्जांपल दिया है, 91-92 में ड्रॉट्स आए जिम्बाब्वे के अंदर, और 46% की इन्फ्लेशन वहां पर हमें देखने को मिली, जो कि 72% हो गई थी एंड ऑफ 1992 तक। तो ये आप देख रहे हो कि 42%, 70% अगर इन्फ्लेशन का रेट हो, तो जो पुअर लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए दे विल नॉट बी एबल टू परचेज थिंग्स, और उनकी जो पॉवर्टी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आती है रिड्यूस्ड ह्यूमन कैपिटल। कंट्रीज जो कि हम देखते हैं कि अगर लगातार डिजास्टर को आप लोग फेस कर रहे हैं, तो जो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है, जो पॉपुलेशन की हेल्थ है, जो पॉपुलेशन का स्किल लेवल है, वो सारी चीजें जो है वो इंपैक्ट होती है, ठीक है। खास तौर पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं ह्यूमन सोसाइटी के, जैसे वुमेन है, एल्डरली है, चिल्ड्रन है, उनको बहुत ज्यादा जो है नुकसान होता है। फिर रिड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अब नई इन्वेस्टमेंट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी डिजास्टर्स के अंदर कम होता है, क्योंकि अब आपको रिलीफ देने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में ही आपका जो कैपिटल है, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है, वो वहां पर खर्च हो जाएगी, और नई डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपके पास कम हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है हाउ डिजास्टर्स कैन सेट बैक द ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड सोशल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन जिसमें जो ऑलरेडी वीकन और डिप्लीटेड है बाय नेचुरल डिजास्टर्स, वो ज्यादा चांसेस हैं कि उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होगी सोशल एसेट्स को मेंटेन करने की। जैसे अगर हम एग्जांपल लें किसी ऐसे विलेज का, हिमाचल के अंदर या फिर इंडिया के किसी और स्टेट के अंदर भी, जो लगातार फ्लड्स से जूझता रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उस विलेज के अंदर जो सोशल एसेट्स हैं उनको मेंटेन करने की कैपेसिटी भी उनके पास बहुत कम होगी, सेल्फ गवर्नेंस की कैपेसिटी भी उनके पास बहुत कम होगी। तो ये अगेन सोशल डेवलपमेंट को भी रिड्यूस करता है अगर डिजास्टर बार बार फ्रीक्वेंटली किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से यू कैन सी दैट डिजास्टर्स दे कैन एक्सैसरबेट द ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। जो डिजास्टर और डेवलपमेंट का रिलेशन है ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो बी वेरी श्योर दैट यू रीड अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। Next comes your question number 4, which is a 400 word limit question, 20 marker का question है। India has traditionally followed a reactive approach of disaster management. Do you think there is a need to shift our focus from the way we perceive disaster management at present? तो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया में ट्रेडिशनली जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं वो एक रिएक्टिव अप्रोच है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये रिएक्टिव अप्रोच होता क्या है और इसका नुकसान क्या होता है, ये बता करके आपको बताना पड़ेगा कि क्या हमें ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है डू यू थिंक, तो व्हाट डू यू थिंक यू विल हैव टू टेल इन द आंसर, यू विल हैव टू गिव अ कंक्लूजन इन द आंसर। और आपको बताना पड़ेगा कि क्या हमें एक जरूरत है अपना फोकस हम चेंज करें कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को हम डील करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की यहां पर डेफिनेशन दे दी, क्योंकि ये 400 वर्ड्स की हमारे पास लिमिट है, तो हम एक इलैबोरेट आंसर यहां पर लिखना चाहते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की मैंने यहां पर एक आपको डेफिनेशन दे दी है, और मैंने फिर कहा है कि जो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं दैट इज रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन फोकस्ड। हम डिजास्टर्स के बाद
पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो में लोगों को फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिलीफ देंगे, रिकवरी करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस पे, मिटिगेशन पे हमारा फोकस नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच, कि डिजास्टर्स का जो रिएक्शन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। और इसके नुकसान है, नुकसान क्या है, मेजर डिसएडवांटेज मैंने उसके बाद लिस्ट कर दी। अब देखो ये है फ्लो आंसर का, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को एटलीस्ट 20 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सही से सारा जो अपना व्यू पॉइंट है वो बताना पड़ेगा। कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ट्रेडिशनली रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं, क्या आपको लगता है कि हमें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, तो अगर ऑब्वियसली आप बताएंगे कि यस हमें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, तो क्यों चेंज करना चाहिए, ये भी रीजन आपको आंसर के अंदर देने पड़ेंगे। तो इसीलिए पहले आप बताओगे कि यस आवर अप्रोच वाज अ रिएक्टिव अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है कि हम पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो में रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पे फोकस करते हैं, और इसके नुकसान होते हैं। और नुकसान क्या होते हैं, लाइव्स का और मटेरियल का लॉस होता है। रिएक्टिव अप्रोच में हम रिलीफ के ऊपर फोकस करते हैं, हम अपनी रिस्क रिडक्शन के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे, तो नुकसान तो ऑलरेडी हमारा होता है, लोगों की लाइफ और लोगों की प्रॉपर्टी, उसका नुकसान होता है। उसके बाद हम लोग एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ अडेप्टिव अप्रोच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स के लिए किस तरीके से यू कैन अडेप्ट, उसका कोई भी जो है इस्तेमाल इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर नहीं किया जाता, तो उससे भी हमें नुकसान होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स के लिए रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग तरीके का होना चाहिए, लेकिन हम एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में चल रहे हैं कि कोई भी डिजास्टर हो, किसी भी तरीके की जो मुसीबत आ रही है, हमारा एक ही तरीका है उससे रिस्पॉन्ड करने का कि लोगों को रिलीफ दो, लोगों को रेस्क्यू करो, फूड के पैकेट्स उनमें बांट दो, खाने के पैकेट्स बांट दो। तो ये चीजें जरूरी हैं, बट दिस इज नॉट एनफ, राइट। फिर एब्सेंस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे अप्रोच के अंदर अभी तक नहीं रहा है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, डिजास्टर आएगा और डिजास्टर से लोगों का नुकसान होगा, उसके बाद हम लोग एक्शन में आएंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, द करेंट पोजिशन रिफ्लेक्ट्स अ पोस्टमार्टम टाइप अप्रोच, यानी कि डिजास्टर होने के बाद हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैज बीन देयर। सो अब हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। कैसे चेंज होगा वो चीज मैंने आगे बता दी। कैसे चेंज होगा, कोहेरेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, कि हम लोगों को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी, और एक कल्चर ऐसा हमें इंडिया के अंदर और इंडिया के सोसाइटीज के अंदर लेके आना होगा विच इज अ सेफ्टी कल्चर और कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, कि हम डिजास्टर होने से पहले ही उसका जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करें। रिस्क कैसे कम होगा, रिस्क कम होगा जब हमारी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स डिजास्टर जो है वो कम होगी, इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियल तरीके से, सोशल तरीके से, फिजिकल तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे डिजास्टर से डील करने के लिए, देन ओनली वी कैन से दैट हमारा कल्चर ऑफ प्रिवेंशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। Disaster management should include systematic development and application of policies, strategies and practices to minimize vulnerability, vulnerability कम करो, hazards and the unfolding disaster impacts through society. It should include appraisal of likelihood and intensity of hazards and analysis of vulnerability, कि किसी भी community की vulnerability का analysis हो, उस कम्युनिटी की क्या कैपेसिटी है डिजास्टर्स के टुवर्ड्स डील करने की, उसकी पूरी एनालिसिस हो और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाए, और एग्जिस्टेंस ऑफ सेफ्टी कल्चर सोसाइटी के अंदर रहे, एजुकेशन दी जाए लोगों को, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों को की जाए कि अलग अलग डिजास्टर्स के लिए वो कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे और डिजास्टर्स के रिस्क को वो लोग रिड्यूस करेंगे। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट आता है ट्रेडिशनल नॉलेज। कम्युनिटीज की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ह्यूमंस हजारों सालों से इन डिजास्टर्स को झेलते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमने जो ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप की है कि फ्लडिंग या अर्थक्वेक्स या ऐसे किसी सिनेरियो के अंदर, खासतौर पे जैसे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसमें किस तरीके से वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन हेल्प और वी हैव टू अडैप्ट सर्टेन पॉलिसीज, वो सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें अपने पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और रिसर्च एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है और बाद में कंक्लूजन हम वही देंगे कि हमें देखना है कि वन टाइम एफर्ट नहीं है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हम इसमें एग्जांपल दे सकते हो जापान का या दूसरी कंट्रीज का, जहां पर फ्रीक्वेंटली डिजास्टर्स आते हैं, बट दोस कंट्रीज दे ऑलवेज बिल्ड बैक बेटर। वो हमेशा डिजास्टर के बाद और अच्छा अपना इंफ्रा जो है उसको बनाती हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि डिजास्टर तो फिर भी आ रहे हैं,
नेचुरल हैजर्ड्स फिर भी आ रहे हैं, लेकिन जो उनको नुकसान हो रहा है वो लगातार कम होता जा रहा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सोसाइटी जो है वो लगातार तेजी से डेवलप होती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कुड हैव आंसर्ड दिस। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, लेकिन क्वेश्चंस यहां पर ज्यादातर हमें 4 मार्कर देखने को मिलते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करेंगे, बी वेरी श्योर कि बहुत ही फैक्चुअल और क्रिस्प नॉलेज आपके पास होनी चाहिए यहां पर, और छोटे आंसर जिसमें कम शब्दों के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकें उसकी आपको कोशिश करने की जरूरत है। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इसी तरीके से और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और क्वेश्चंस आप लेना चाहते हैं तो हमारा मेंस क्रैश कोर्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज वी आर ऑलरेडी अप फॉर ग्रैब्स। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन दोनों कोर्सेज के, और आप डेमो सेशंस भी देख सकते हैं कि ये कोर्सेज जो हैं इसके अंदर जो भी मटेरियल आपके लिए है वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं। जैसे हम आपको 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड करते हैं जीएस 1, 2 एंड 3 के, तो यू कैन गो देयर एंड सी कि वो सभी क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं अगर वो आप पढ़ लेते हो तो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड एनफ रिवीजन फॉर योर मेंस एग्जाम। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।